हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने आ रहे हैं जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अगर वेटेज की बात करें तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन आना फिक्स होता है नीट में। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर्स में बहुत अच्छी संभावना है कि जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई करना है। जब उनको क्लासिफाई करेंगे तो इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। अरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट तो किसका था, वो अरिस्टोटल का था। तो अरिस्टोटल ने क्या किया था, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में बांटा था। एक प्लांट्स और एक एनिमल। प्लांट्स को उसने फिर 3 पार्ट्स में बांटा था, हर्ब्स, दूसरे में श्रब्स एंड देन ट्रीज। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, इस तरह से प्लांट्स को उसने 3 पार्ट में बांट दिया। एनिमल्स को 2 पार्ट में बांटा था, एक थे एनिमा और एक थे इनिमा। जो हर्ब्स होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्रासेस हो गए। श्रब्स होते हैं जैसे कि छोटे प्लांट लेकिन उसमें लकड़ियां भी हों, छोटे प्लांट लेकिन उसमें लकड़ियां भी हों, जैसे कि तुलसी, ओसीमम सैंक्टम, जैसे कि तुलसी। ट्रीज तो हम जानते ही हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे जो होते हैं उनको ट्रीज बोला जाता है। नेक्स्ट एनिमल्स को जो बांटा था, एनिमल्स को 2 पार्ट्स में बांटा था, एक एनिमा एक इनिमा। एनिमा क्या है, इनिमा क्या है, तो ये समझते हैं पहले कि अगर किसी के ब्लड की कमी होती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया। अगर किसी की ब्लड की कमी होती है तो खून की कमी जब हो जाती है किसी व्यक्ति को तो उसको बोलते हैं एनीमिया हो गया। तो एनीमिया से हम याद रख सकते हैं एनीमा, जिसके पास आरबीसी नहीं होगी, लैक्स आरबीसी इन ब्लड। वो एनिमल जिसके पास आरबीसी नहीं होती ब्लड में उसको एनीमा बोलते हैं, और वो जिसके ब्लड में आरबीसी होती है उसको इनीमा बोलते हैं। हैव आरबीसी इन ब्लड इज कॉल्ड इनीमा। तो इस तरह से हमने एनीमा और एनीमा समझा। अब ये बेसिस किसका था, ये था अरिस्टोटल का। ये किसके किसके द्वारा दिया गया था, अरिस्टोटल के द्वारा। टू किंगडम सिस्टम था। अब आते हैं थ्री नेक्स्ट, लीनियस के द्वारा क्या दिया गया था। लीनियस ने भी एक्चुअल में टू किंगडम सिस्टम ही दिया था। अब अरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट a scientific basis of classification. He used a simple morphological classification, plants on trees, shrubs, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स। प्लांट्स को हर्ब, श्रब और ट्री में तो बांट दिया था। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल ग्रुप विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। जिसके पास रेड ब्लड था उसको इनीमा बोला था, और जिसके पास नहीं था उसको एनीमा बोला था। लीनियस ने फिर दो में बांटा, एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम। अब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम उसने बांटा था जो वो सेल वॉल के बेसिस पे बांटा था। मतलब जिसके पास सेल वॉल है उसको प्लांट किंगडम में रखा, जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको एनिमल किंगडम में उसने रख दिया था। अब इससे क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई, तो दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो इसमें हमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ही पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है और प्लांट के पास भी सेल वॉल होती है, और दोनों ही प्लांट में रखे जाएंगे तो ना तो प्रोकैरियोट का पता चला ना यूकैरियोट का पता चला। सेम उसी तरह से ना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पता चला। फिर से वही, जैसे कि बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, प्लांट मल्टीसेलुलर है, तो प्लांट भी
प्लांट में तो है ही है, उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी उसमें ही आ गया, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का ही पता नहीं चला। तो किस किस चीज का पता नहीं चला? पहले तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का पता नहीं चला, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का पता नहीं चला, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक का ही पता नहीं चला। जैसे ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, वहीं पे फंजाई जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, जबकि दोनों के पास सेल वॉल होती है। अगर हम आगे बात करें, classification of organisms into plants and animals was easily done by and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall in either category. अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को किसी भी कैटेगरी में मतलब नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था। Hence the two kingdoms classification used for a long time was found inadequate। मतलब इसमें मतलब ठीक काम कर रहा था, पर इतना सफी इफिशिएंट नहीं था। बाकी तो इसमें गड़बड़ थी, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। Beside gross morphology, a need was also felt including the characteristics like cell structure। अब इसके साथ मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे तो कर दिया था, अब इसके साथ साथ और क्या जरूरत थी कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के साथ साथ और क्या देखना चाहिए? सेल स्ट्रक्चर देखनी चाहिए, नेचर ऑफ वॉल देखना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना चाहिए, हैबिटेट देखना चाहिए, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखना चाहिए, और साथ में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखनी चाहिए। तो ये चीजें और देखनी चाहिए जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो, ऐसी बात आई थी। तो सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वही है जिसको फाइलोजेनी बोला था। Classification system for living organisms have hence undergone several changes over the time। टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस उसमें देखने को मिले। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जो किंगडम सिस्टम थे वो चेंज होते गए। एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट, एनिमल किंगडम कांस्टेंट रहा, बाकी सभी चेंज हो रहे थे, क्योंकि एनिमल किंगडम में सिंपल सेल वॉल जिसके पास नहीं थी वो एनिमल किंगडम ही था, अभी भी और पहले भी। लेकिन प्लांट किंगडम जो था वो धीरे धीरे मॉडिफाई होने लगा था। अब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम रहे, इसके साथ और कौन कौन आए? अंडरस्टैंडिंग व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग द number and nature of other kingdom also be understood differently by different scientists over the time। अब सिंपल सा ये लाइन है जो लिखी है, ये कहना चाह रही हैं कि जो पहले टू किंगडम सिस्टम आया था और लास्ट में फाइव किंगडम सिस्टम आया था, तो उनके बीच में और भी किंगडम सिस्टम आए थे। जैसे कि टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। थ्री किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया था? तो ये हैकल ने दिया था। फोर किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम दिया था कोपलैंड ने। तो कोपलैंड ने फोर किंगडम सिस्टम दिया था, इसने प्रोटिस्टा जोड़ा था, हैकल ने प्रोटिस्टा, और कोपलैंड ने मोनेरा को जोड़ा था। और फाइव किंगडम किसने दिया था? फाइव किंगडम दिया था आर एच विटेकर ने, और इसने फंजाई को जोड़ा था। तो इस तरह से ये किंगडम सिस्टम आए थे सीक्वेंस वाइज। अब इसमें एक ही टेबल दिख रही है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो ये फाइव किंगडम सिस्टम है, तो फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया था? आर एच विटेकर ने दिया था। अगर हम इसको पांच किंगडम को अलग अलग लिख के इसमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, किस बेसिस पे क्या क्या डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, तो अगर हम सेल टाइप को देखते हैं तो सिर्फ मोनेरा को छोड़ दो तो बाकी सभी यूकैरियोटिक होते हैं। सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है, बाकी सभी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। इस तरह से अगर हम आगे बात करते हैं तो सेल वॉल है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो मोनेरा में पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई थी। पेप्टाइडोग्लाइकेन हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे हम
इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन भी लिखेंगे। तो पेप्टाइडोग्लाइकन भी था इसमें। साथ में नॉन सेलुलोजिक थी। नॉन सेलुलोजिक क्योंकि सेलुलोज तो है नहीं। और पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स भी थे। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? नाग और नाम का हेट्रोपॉलीमर होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इसके साथ इसको हम नॉन सेलुलोजिक बोलेंगे क्योंकि सेलुलोज तो इसके पास है नहीं। पॉलीसैकेराइड्स इसमें मिलते हैं, साथ में कुछ अमीनो एसिड्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये मोनेरा की सेल वॉल थी। प्रोटिस्टा में कुछ में होती कुछ में नहीं होती है। अब कुछ में किस में होती है? जैसे कि अगर हम बात करें उसकी क्राइसोफाइट्स की, क्राइसोफाइट्स में सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसको भी हम पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में आएगा तो इस तरह से, जिसमें सिलिका डिपॉजिट होता है सिलिका ऑक्साइड की फॉर्म में। इसी तरह से जो डायनोफ्लैजिलेट्स होता है उसमें सेलुलोजिक स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं, जिस वजह से उसको आर्मर डेल्गा बोलते हैं। बाकी जैसे यूग्लिना हो गया, यूग्लिना में कोई सेल वॉल नहीं होती है। तो इस तरह से प्रोटिस्टा में कंप्लीटली सेल वॉल बोल देना गलत हो जाएगा, इसलिए प्रेजेंट इन सम। और फंजाई की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। जो सेल वॉल है इसकी वो काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, जानते ही हैं। एनिमेलिया में कोई सेल वॉल नहीं होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई थी और बाकी सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये प्रोटिस्टा में जो है, ये प्रोटिस्टा जो एक ग्रुप है, इसमें कुछ मीजोकैरियोट्स भी देखने को मिलता है। मीजोकैरियोट्स, अभी मीजोकैरियोट्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोनेरा और फंजाई के लगभग इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब कि उनके पास न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है जब तक हिस्टोन प्रोटीन नहीं आ पाती, क्योंकि इवोल्यूशन चल रहा है नेचर में। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने देख ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। प्रोटिस्टा भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि इसका तो सिंपल सा क्राइटेरिया ही सिर्फ इतना था कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होना चाहिए और यूकैरियोट होना चाहिए। बाकी कोई भी हो, सभी को हम प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। इसीलिए एक लाइन भी बोली जाती है कि प्रोटिस्टा की कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं। फंजाई, फंजाई में मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यू, हम इसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू। एक्चुअल में इसमें परफेक्ट टिश्यू देखने को नहीं मिलता फंजाई में, इसीलिए लूज टिश्यू बोल के छोड़ दिया है, बाकी मल्टी सेलुलर हुआ करता है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो टिश्यू सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। ऑर्गन तक इसमें पहुंच सकता है, टिश्यू सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है इसमें। एनिमेलिया में अगर हम देखें तो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे ज्यादा डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा मोनेरा का होता है। सबसे ज्यादा डाइवर्स ऑफ टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का होता है। उसमें ऑटोट्रॉफ भी मिलेंगे, हेटरोट्रॉफ भी मिलेंगे। ऑटोट्रॉफ में भी कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ में भी सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक सब मिलते हैं। इस तरह से आगे चलते हैं। जो प्रोटिस्टा है वो ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है। प्रोटिस्टा जो है वो ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है इसमें मेंबर्स। अगर हम फंजाई की बात करें तो ये हेटरोट्रॉफ ही होती है। हेटरोट्रॉफ में भी सेप्रोफाइटिक, कुछ पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक भी लगा सकते हैं हम, कुछ सिम्बायोटिक भी होती है। अब प्लांट, प्लांट में जनरली ऑटोट्रॉफ होता है, कुछ को छोड़ दें तो, जैसे कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कसकडा हो गया। इंसेक्टिवोरस प्लांट में अपना वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया। तो इस तरह से जनरली हेटरोट्रॉफिक होते हैं मेजरली। एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक की देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर एच विटेकर की। आर एच विटेकर ने जो है वो 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आर एच विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देने के बाद इसने ऐड क्या किया था? तो इसने फंजाई को ऐड किया था। फाइव किंगडम में फंजाई को ऐड किया गया था। तो अब
5 हो गए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस तरह से 5 किंगडम अपने पास हो गए थे। किस किस पे बेस्ड थे ये? मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन कौन कौन था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इस तरह से ये 5 जो स्ट्रक्चर्स थी, 5 एस्पेक्ट थे, इन पे ये बेस्ड था। अगर हम इसको डायरेक्ट याद रखना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं, सेंटर पे बेस्ड था। कैसे सेंटर पे बेस्ड था? सी फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आर से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और टी से जो रह गया बीच में, यहाँ पे टी से आ जाएगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन बॉडी स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेसिकली। और पी से आ जाएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इस तरह से सेंटर पे हम इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। अब इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फिर थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों को ज्यादा वेटेज दिया गया था। अगर मेनली पूछे तो ये 3 आएंगे, जबकि जनरली पूछेगा तो ये 5 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं कौन कौन। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब एक आता है यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम के बारे में कुछ बात लिखी हुई है। 3 डोमेन सिस्टम क्या है? एक्चुअल में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जो 3 डोमेन सिस्टम है, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 3 डोमेन सिस्टम को भी समझ लेते हैं एक बार। 3 डोमेन सिस्टम, इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं बोलते हैं। कैसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, हम इसको देख लेते हैं। मतलब किंगडम से ऊपर डोमेन होते हैं। गिवन बाय कार्ल होस, गिवन बाय कार्ल होस। अब कौन कौन इसमें आएगा? तो सबसे पहले ऑर्गन, ये बेस्ड किस पे था? बेस्ड ऑन 16 एस आर आर एन ए, 16 एस आर आर एन ए पे ही बेस्ड हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को इसमें 3 डोमेन में बांटा गया। कौन कौन से? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया में कौन आएंगे? आर्के बैक्टीरिया। यूकेरिया में आ जाएंगे यू बैक्टीरिया। और यूकेरिया में आ जाएगा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1 2 3 4, 4 किंगडम तो यहाँ आ गए। फिर 5वां आर्के बैक्टीरिया और छठा यू बैक्टीरिया। तो 6 किंगडम बेसिकली इसमें बनते हैं, तो इसलिए इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। किसने दिया था? कार्ल होस ने दिया था। किस पे बेस्ड था? 16s RNA पे बेस्ड हुआ करता है ये।
अब आगे देखते हैं। 3 डोमेन सिस्टम हैज बीन प्रपोज्ड दैट किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं किंगडम मोनेरा को ही 2 में तोड़ दिया गया है, लीविंग द रिमाइनिंग यूकैरियोट्स इन किंगडम थर्ड डोमेन। मतलब कि जो भी यूकैरियोट्स बचे थे बाकी को सबको एक थर्ड डोमेन में डाल दिया था। कौन सा थर्ड डोमेन था जिसको हमने यूकैरिया के नाम से अभी पढ़ा था? अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या इशू थे? अंडरस्टैंड द इशूज एंड कंसिडरेशन। सबसे पहला, earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymno, angiosperm under plants। पहले क्लासिफिकेशन में सभी को एक जगह रखा गया था, चाहे वो फंजाई हो, मॉसेस हो, जिम्नो, एनजियो, सब एक जगह ही आ गए थे। और क्या था? The characters that unified the whole kingdom was that all organisms include had cell wall in their cells। मतलब कि ये सभी को एक जगह क्यों रख दिया था? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सभी को एक जगह इसलिए रख दिया था क्योंकि सभी के पास सेल वॉल थी। तो ये गलत था क्योंकि इसमें ना फंजाई का पता चला ना बैक्टीरिया का पता चला। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डिफरेंट थे। It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae with the other groups such as the eukaryote। अब blue-green algae को यूकैरियोट्स में रख दिया गया था। It also grouped together in unicellular organism and multicellular ones। अब इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर को भी एक जगह रख दिया था, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा प्लेस्ड अंडर एल्गी। तो एल्गी के अंदर रख दिया था। अब ये जो है, अब इसको प्लांट उसमें भी रखते हैं, प्रोटिस्टा में, क्योंकि यूनिसेलुलर भी होते हैं। The classification did not differentiate between the heterotrophic fungi and autotrophic green plants। अब हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ का भी इससे पता नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि जो फंजाई थी वो भी प्लांट किंगडम में है, जो कि हेटरोट्रॉफ होती है कंप्लीटली, जबकि प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो वो भी उसी ग्रुप में थे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो और क्या हुआ इसमें? This classification did not differentiate between the heterotrophic and autotrophic green plants, as showed characteristic difference in their wall composition। की wall composition में characteristic different था। जैसे कि फंजाई की wall में क्या होता है? काइटिन। काइटिन क्या था? काइटिन इज ए होमोपोलीमर। किसका? नाग का, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, तो उसका होमोपोलीमर हुआ करता है। प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। Characteristics were considered the fungi were placed in a separate kingdom। fungi को separate kingdom fungi में रखा गया। All prokaryotic organisms were grouped together under the kingdom Monera। बाद में सभी को मोनेरा में रख दिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। The unicellular eukaryotic organisms placed in kingdom Protista। यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उसको प्रोटिस्टा में रखा। तो मोनेरा में किसको रखा? प्रोकैरियोट्स को, सभी को मोनेरा में रख दिया। जितने भी यूकैरियोट सिंगल सेल्ड यूकैरियोट थे उसको प्रोटिस्टा में रख दिया। बाकी मल्टी सेलुलर को डिफरेंशिएट किया। ध्यान रखना है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, कभी मल्टी सेलुलर नहीं होते। वो बात अलग है, ग्रुप बना सकते हैं, कॉलोनी बना सकते हैं, जैसे कि कॉलोनियल और फिलामेंटस ये देखने को मिलते हैं। अब द किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, earlier placed in algae with plant and both having the cell wall। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो कि पहले प्लांट किंगडम में रखे जाते थे, अब इनको उठा के प्रोटिस्टा में रख लिया गया है। लेकिन कई जगह पे अभी भी ये प्लांट किंगडम में ही देखने को मिलता है। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों को पहले एल्गी में रखा जाता था, जो कि प्लांट किंगडम का एक हिस्सा है, उसको अब उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। विद पैरामीशियम एंड अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम के साथ, जो कि पहले एनिमल किंगडम में थे, अब उसको भी उठा के किस में रख दिया है? प्लांट किंगडम, उसमें प्रोटिस्टा में रख दिया है। क्योंकि पैरामीशियम और अमीबा भी यूनिसेलुलर है, साथ में यूकैरियोट है। इसी तरह से क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है
और क्लोरेला भी यूनिसेलुलर, साथ में यूकैरियोट्स हैं। तो इन दोनों को उठा के इसको प्लांट किंगडम में से लेके आए, इसको एनिमल किंगडम में से लेके आए, तो इन दोनों को उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया। इसके बाद सेल वॉल नहीं होती है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म्स व्हिच अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। तो यहाँ पे साथ में लेके आए प्रोटिस्टा में, जो कि इधर उधर बिखरे हुए थे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में। This have this happened because the criteria of classification is changed। यहाँ पे criteria of classification change हुआ, जिस वजह से change हो गई, क्योंकि प्रोटिस्टा का क्राइटेरिया के सिर्फ इतना सा है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होना चाहिए और साथ में यूकैरियोट होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। This kind of change will takes place in future to depending on the improvement in our understanding characteristic evolutionary relationship। मतलब कि अभी भी जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है, आगे जिस तरह से क्राइटेरिया चेंज होगा फ्यूचर में, तो उस तरह से अलग अलग अभी भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। Over time, an attempt has been made to evolve the classification system which reflect not only morphological, physiological, reproductive similarities but ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। मतलब कि अभी तक हम क्या देखते थे, मॉर्फोलॉजी देख ली, मॉर्फोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया। इस सब के साथ साथ हम फाइलोजेनी को भी देखेंगे। फाइलोजेनी हमने पढ़ा हुआ है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करता है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इस तरह से यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम आगे एक एक करके सभी को किंगडम्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में पहला किंगडम आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा मतलब कि ऐसा किंगडम जिसमें सारे बैक्टीरिया आएंगे, वो किंगडम मोनेरा हुआ करता है। अब सोल मेंबर कौन है इसका, तो सोल मेंबर इस किंगडम का बैक्टीरिया ही है। सोल मेंबर मतलब एकदम हम कह सकते हैं इसकी आत्मा जो है इस किंगडम की, वो बैक्टीरिया है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर जगह मिलेंगे। अब मोस्ट एबंडेंट है, हर जगह मिलेंगे, इसको अगर कॉस्मोपॉलिटन भी बोल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसमें कॉस्मोपॉलिटन हम इसको बोल सकते हैं, हर जगह मिल जाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल सॉइल, मतलब एक मुट्ठी सॉइल में सैकड़ों, जिसको बोल सकते हैं सैकड़ों बैक्टीरिया अपने एक मुट्ठी सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं। They also lives in extreme habitats such as hot spring, desert, snow, deep ocean, where very few other life forms can survive। अब ये क्या है कि हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट में, ये सब जगह रह सकते हैं। अब कुछ पैरासाइट की तरह भी रहेंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया को उसके शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरी में बांटा गया था। स्फेरिकल होगा तो कोकस बोल देंगे, रोड शेप होगा तो बेसिलस बोल देंगे, कॉमा शेप होगा तो विब्रियो बोल देंगे, और स्पाइरल शेप का होगा तो स्पाइरलम बोल देंगे। इसमें भी कुछ कुछ आते हैं, जैसे कि एक अकेला दिखेगा स्फेरिकल बॉल, तो इसको बोलेंगे मोनोकोकस। अगर 2 दिख गए साथ में तो डिप्लोकोकस। और अगर इस तरह से चेन बन गई तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। ये कौन है, मोनोकोकस। ये कौन है, डिप्लोकोकस। ये कौन है, डिप्लोकोकस। ये कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये बंच बन जाता है कुछ इस प्रकार से तो ये हो गया स्टेफाइलोकोकस। हो जाएगा स्टेफाइलो कोकस। ये वही स्टेफाइलोकोकस है जिस पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे और एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी एंटीबायोटिक की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिस पे काम कर रहे थे वो स्टेफाइलोकोकस ही था, जिसमें फिर एक्सीडेंटल डिस्कवरी किसकी हुई थी, एंटीबायोटिक की। कौन सी, पेनिसिलिन की खोज हुई थी सबसे पहले। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके बेसिस पे। इसी तरह से सेम इसमें बेसिलस रोड शेप के लिए दिखेगा। अगर एक सिंगल है तो मोनोबैसिलस, अगर 2 आ जाएं साथ में तो डिप्लोबैसिलस,
और कई सारी चेन बन जाए तो ये स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाएगी, स्टेफाइलोबैसिलस इसमें देखने को नहीं मिलेगा जनरली। स्पाइरल शेप की हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से बैक्टीरिया, ये स्पाइरल शेप का है, तो इसको हम बोलेंगे स्पाइरलम। स्पाइरलम में हम रोडोस्पाइरलम एक एग्जाम्पल मान सकते हैं, रोडोस्पाइरलम। इसमें दोनों साइड में फ्लैजिला देखने को मिल रहा है। विब्रियो कॉमा शेप हुआ करता है, ये कॉमा शेप जो दिख रहा है ये विब्रियो है। इसमें एग्जाम्पल में विब्रियो कोलेरा हम ले सकते हैं, विब्रियो कोलेरा जो कि कोलेरा कॉज करता था। इस तरह से इसके शेप के बेसिस पे हमने 4 तरह के देखे। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स वेरी सिंपल, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। स्ट्रक्चरली सिंपल है बहुत, स्ट्रक्चरली इतने सिंपल है कि इसके पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर साइटोप्लाज्म होता है एंड देन जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ राइबोसोम होता है। बस इस तरह से कुछ अदर कंपोनेंट होंगे और इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन बिहेवियर की अगर हम बात करें तो बिहेवियर इनका बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Most extensive metabolic diversity कैसे शो करते हैं? तो ये हर तरह की डाइवर्सिटी, ऑटोट्रॉफ भी हैं तो हेटरोट्रॉफ भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका मेन बेसिस था क्लासिफिकेशन का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस था। तो कंपेयर टू द many other organisms, bacteria as a group shows the most extensive metabolic diversity. Some other bacteria autotrophic, they synthesize their own food from inorganic substrate. तो ये किसकी बात कर दी इसने? ये कीमो ऑटोट्रॉफ की बात कर दी। कीमो ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना फूड लेते थे। कुछ कैसे होता है कि फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड लेते हैं, तो उसको फोटो ऑटोट्रॉफ बोल दिया। यहाँ पे इसने बताया भी है फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ के बारे में। कुछ ऐसे होते हैं, मेजोरिटी में हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। अब उसको आगे पढ़ेंगे हम कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्के बैक्टीरिया। अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन में सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया आए थे। इवोल्यूशन में सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया आए थे। अब आर्की बैक्टीरिया से 2 डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ था। एक बैक्टीरिया बने जिसको यू बैक्टीरिया बोलते हैं, और एक यूकैरिया बने जिसमें कि प्रोटिस्ट आते हैं। सबसे पहले प्रोटिस्ट आए थे। अब प्रोटिस्टा से मोनेरा, प्रोटिस्टा से कौन कौन बने थे? किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया। कुछ इस तरह से इवोल्यूशन हुआ था। अब हम आर्के बैक्टीरिया को सबसे पहले पढ़ते हैं। आर्के बैक्टीरिया को हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कैसे? जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, मतलब इवोल्यूशन जब चल रहा था, तो सबसे स्टार्टिंग में आए थे आर्के बैक्टीरिया, और अभी भी ये सरवाइव करते हैं। इनकी स्पीसीज अभी भी पाई जाती है, इसीलिए हम इसको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat. ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी रह सकते हैं। कौन सी मोस्ट हार्श हैबिटेट है? जैसे कि एक्सट्रीमली साल्टी एरिया। एक्सट्रीमली साल्टी एरिया तो हेलोफाइल्स वहां पे रह सकते हैं। अगर जनरली कोई बैक्टीरिया जाएगा सॉल्टी एरिया में तो कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से ऑस्मोसिस के चलते वो मर जाएगा। जबकि हेलोफाइल्स जो होते हैं वो इसको टॉलरेट कर सकते हैं, और इस कंडीशन में भी, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स की अगर हम बात करें तो थर्मो एसिडोफिल्स देखने को मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग और जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, तो उसको हम समझते हैं जरा। अब जैसे पानी का झरना होता है, गर्म पानी का झरना, जो गर्म पानी का झरना होता है उसको हम हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। जैसे पानी जहाँ से गिरता है वो उसमें से गर्म पानी अगर गिर रहा है पहाड़ पे से तो वो हॉट स्प्रिंग हो जाएगा।
अब हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होता है, जैसे कि ओशियन बॉटम है, ओशियन बॉटम के नीचे अगर वॉल्केनो है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसे धुआं जैसा दिखाई देगा व्हाइट कलर का, तो ये हुआ क्यों? क्योंकि नीचे वॉल्केनो था, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे एकदम बॉइल्ड वाटर है, तो इस जगह जनरली लाइफ सरवाइव नहीं करती, लेकिन ये वहां भी सरवाइव कर जाते हैं, तो ये थर्मो एसिडोफिल्स हो गए। जहां से कि एग्जाम्पल भी लेते हैं थर्मस एक्वाटिकस। अभी जो थर्मस एक्वाटिकस नाम का बैक्टीरिया था ना, इससे एक एंजाइम निकाला जाता है, टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज, जिसका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन में, पीसीआर में इसका यूज करते हैं, पॉलीमर चेन रिएक्शन में, जिस जो कि किस बैक्टीरिया से लिया था, थर्मस एक्वाटिकस नाम का बैक्टीरिया था, उससे लिया गया था। और पीसीआर तो हम पढ़ते ही हैं और आगे भी पढ़ेंगे। अब मार्शी एरिया में भी देखने को मिलेंगे। मार्शी एरिया कौन सा होता है? दलदली इलाका होता है, जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ज्यादा सैलिनिटी होने की वजह से जनरली वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करते, लेकिन ये बैक्टीरिया वहाँ भी सरवाइव कर लेते हैं। और मेथेनोजेंस की खास बात क्या है? जो मेथेनोजेंस होते हैं वो काव डंग में मिल जाते हैं। मेथेनोजेंस जो कैटल्स होते हैं उनके गट में मिल जाता है। अब मेथेनोजेंस गट में मिलेगा तो मेथेन प्रोड्यूस करेगा, काव डंग में होगा तो उसमें डाइजेशन में हेल्प करता है, सेलुलोज के डाइजेशन में। ये जो मेथेनोजेंस है, इसका सीवेज ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ते हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सेकेंडरी स्टेज होती है ट्रीटमेंट की, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, तो उसमें मेथेनोजेंस का ही यूज किया जाता है। अगर हम आगे बात करें तो आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर इसकी डिफरेंट होती है, क्यों? क्योंकि जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी सेल वॉल में स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन, जबकि जनरली पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। जनरली बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, इसमें स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, जिसको स्यूडोम्यूरिन भी बोला जाता है। इसको स्यूडोम्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल। रुमिनेंट एनिमल कौन होते हैं? कैटल्स की बात कर रहे हैं, काउज और बफेलोज। रुमिनेंट एनिमल इसलिए बोलते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल थी ना उनकी, उस एलिमेंट्री कैनाल के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है र्यूमन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओमेसम, चौथा होता है एबोमेसम। तो र्यूमेन, रेडिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, इस तरह से 4 इसमें से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट इसमें र्यूमेन ही होता है। तो इस एनिमल्स को हम रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। मतलब जो गाली करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, उस एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो वो रूमिनेंट एनिमल्स हो गए। इसमें काउज और बफेलोज आ जाते हैं, जनरली कैटल्स इसको और बोलर भी बोल दिया जाता है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, मेथेन गैस प्रोडक्शन, जिसको बायोगैस बोलते हैं। तो बायोगैस प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। इन एनिमल्स के डंग से, डंग्स मतलब गोबर, गोबर से गोबर गैस बनाई जाती है, जिसको बायोगैस भी बोला जाता है। मतलब बायोगैस को ही गोबर गैस बोल देते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। जो यू बैक्टीरिया, हमने आर्के बैक्टीरिया पढ़ लिया। आर्के बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में भी रह सकता था। और अब आर्के बैक्टीरिया की बात कर, यू बैक्टीरिया की बात करें, तो यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअल में। इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी मानते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसके पास रिजिड सेल वॉल मिल जाएगी। अगर ये मोटाइल है तो इसके पास फ्लैजिलम होगा, और अगर ये नॉन मोटाइल है तो इसके पास फ्लैजिलम नहीं होगा। तो फ्लैजिला जो होता है वो मूवमेंट के लिए होता है। तो अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजिलम होगा, और नहीं नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिलम इसके पास नहीं होगा। तो इस तरह से और कौन मिलेगा? द साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया को समझते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले ये ब्लू ग्रीन एल्गी को फोटो प्लांट किंगडम में रख दिया था। अब क्यों? अर्थ पे सबसे पहला ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी ही थे। अर्थ पे सबसे पहला ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी ही थे। जनरली अगर हम जैसे एग्जाम्पल के लिए
CO2 के साथ H2O को जोड़ा तो C6H12O6 बना। ध्यान देना बैलेंस नहीं है इक्वेशन। फिर 6O2 बन जाता है, फिर 6H2O बन जाता है। तो यहाँ पे 12 लगा देते हैं, यहाँ पे 6 लगा देते हैं। अब भी बैलेंस है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। ये अभी एडवांस वाली कंडीशन है, जो कि सबसे पहले ऐसा साइनोबैक्टीरिया ने किया था। पहले क्या होता था? पहले H2O की जगह H2S यूज करते थे। H2 की जगह H2S यूज करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड, एज प्रोटॉन डोनर। क्योंकि अभी एज प्रोटॉन डोनर मतलब प्रोटॉन डोनर के रूप में हम वाटर का यूज करते हैं प्लांट्स जो हैं। लेकिन पहले जो बैक्टीरिया थे, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गए, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गए, वो H2O की जगह पे H2S का यूज करते थे। जो वो H2S का यूज करते थे, तो गैस भी कौन सी रिलीज होगी? सल्फर। तो पहले जो थी बैक्टीरिया के द्वारा सल्फर रिलीज की जाती थी, लेकिन पहली बार ऑक्सीजन रिलीज करने वाले बैक्टीरिया थे ब्लू ग्रीन एल्गी। इसीलिए इसको किस में रख दिया था? प्लांट किंगडम में रख दिया था। साथ में इसके पास सेल वॉल भी थी। अब दूसरी बात, इसके पास क्लोरोफिल ए जरूर होता है। ध्यान देना, क्लोरोफिल ए जो होगा वो रिएक्शन सेंटर बनाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसका होना तो कंपलसरी है। अब क्लोरोफिल ए इसके पास था ग्रीन प्लांट की तरह से, तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया था। कैसा था? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया था। ध्यान देना है कि सभी प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर होते हैं। सभी प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर होते हैं, चाहे कोई भी हो। वो बात अलग है कि ये कॉलोनी बना सकते हैं, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मतलब ये जो मुझे दिख रहा है मल्टीसेल्युलर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये यूनिसेल्युलर है। सारे कई सारे बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है। इसको भी अभी देखेंगे। तो यहाँ पे और क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस। फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मेराइन वाटर में भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी में भी रह सकता है। जैसे कि हम अभी पढ़ के आए हैं, तो ये सब जगह रह सकता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। ये जो है ना कॉलोनी जो है जिलेटिनस शीथ के द्वारा सराउंड होती है। दे ऑफन फॉर्म द ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये रुके हुए वाटर में, एक स्टेगनेंट गंदे वाटर में, गंदे पानी में ब्लूम, वाटर ब्लूम कॉज करता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी रोल प्ले करता है। तो हेटेरोसिस्ट की बात करते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें, तो ये जो सेल्स हमें दिख रही हैं, ये सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ये सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह से इसमें जो ये पर्पल कलर की सेल दिख रही है हमें, ये जो हेट्रोसिस्ट है, ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। क्या करेगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये भी हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगी। ये जो होती हैं, ये वेजिटेटिव सेल होती हैं। ये जो ग्रीन कलर की सेल दिख रही है, वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करती हैं। और इनके ऊपर जो कवरिंग है वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, जो कि आउटर एनवायरनमेंट से, आउटर एडवर्स कंडीशन से इस ऑर्गेनिज्म को बचा सके। जो ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है जनरली ये नॉस्टॉक है। कौन सा है ये? नॉस्टॉक। इसके साथ आते हैं और एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सब आते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये कौन सी नाइट्रोजन फिक्सेशन? फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जिसका भी फिक्सेशन करना है, उस कंपोनेंट को अदर यूजफुल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देना। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो मतलब N2 से NO2 बना दो, या फिर N2O5 बना दो, या फिर NO3 बना दो, या फिर NH3 बना दो। मतलब अदर कंपाउंड जिसको हम यूज कर सकते हैं उससे बना दिए जाए, तो वो फिक्सेशन कहलाता है। जैसे हमसे कहा CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस से होता है। तो CO2 को H2 के साथ जोड़ो, C6H12O6 बना दो, तो ये जो कंडीशन है CO2 फिक्सेशन कहलाएगी। तो फिक्सेशन का मतलब बेसिकली होता है कि जो कंपोनेंट है उसको यूजफुल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देना। तो अगर हम आगे बात करें, तो हमें आगे कौन मिलेगा?
हेटेरोसिस्ट हम समझ ही गए, हेटेरोसिस्ट क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नोस्टोक और एनाबीना की इसमें बात की जाती है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जनरली जो होते हैं वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो जनरली नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये बैक्टीरिया जो हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इन्हीं को ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीडाइज करने के बाद जो इनसे एनर्जी रिलीज होगी उसको एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। मतलब ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को तोड़ेंगे, उनके तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एटीपी प्रोडक्शन में ये यूज कर लेते हैं। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर की रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम अगर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं नेचर में बहुत ज्यादा एबंडेंट होते हैं। The majority are important decomposers। बहुत सारे इसमें decomposers होता है। decomposer क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंप्लीफाई मटेरियल में तोड़ देते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग द कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड से मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन लेग्यूम। लेग्यूम क्या होता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली हमने सुनी है, कौन सी, पल्सेस वाली, दाल वाली फैमिली जो होती है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है। उसकी रूट में हमें रूट नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं और ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बाय द बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब इस तरह से हम बैक्टीरिया में आगे चलें, आगे हमें दिखेगा कौन, ये जो डिवाइड करता हुआ बैक्टीरिया है इसकी हमें ग्रीन कलर की सेल वॉल दिखाई दे रही है। ये आउटर मोस्ट सेल वॉल दिख रही है बाहर, ये सेल मेम्ब्रेन दिख रही है। थोड़ा सा ऐसे करें तो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है पूरा, ये वाला, ये इसका पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो ये डीएनए कॉपी हो चुका है और ये जो है अब बाइनरी फिजन कर रहा है, बाइनरी फिजन कर रहा है और रिप्रोडक्शन कर रहा है। अब कुछ पैथोजेंस भी होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डैमेज टू ह्यूमन बींग्स के लिए भी डैमेज कॉज करते हैं, क्रॉप्स में डैमेज कॉज करते हैं, एनिमल्स में, पेट्स में। जैसे क्लोरेला एक डिजीज हो गई, विब्रियो कोलेरा से होती है। कोलेरा जो है विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होता है। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है वो टाइफाइड कॉज करता है। टेटनस, टेटनस जो है स्ट्रेप्टोकोकस टेटनाई में भी, स्ट्रेप्टोकोकस टेटनाई से ये टेटनस जो है कॉज होता है। जबकि सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास पोटिडा इसको कॉज करता है। ज़ैंथोमोनास पोटिडा सिट्रस कैंकर कॉज करता है। तो ये इस तरह से कुछ डिजीज हैं जो कि बैक्टीरियल डिजीज कहलाती हैं। ये प्लांट में मिलेगी, ये एनिमल्स में या ह्यूमंस में मिल जाएंगी। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया जो है फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा हुआ है अभी अभी। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन हो तो वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो अनफेवरेबल कंडीशन से बच सकता है, क्योंकि स्पोर की जो वॉल होती है वो हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय adopting a primitive type of DNA ट्रांसफर। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में नहीं होता है, इसको बोलता है कॉन्जुगेशन। ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि एक बैक्टीरिया था, ये एक बैक्टीरिया था, इसके पास नॉर्मल डीएनए सभी के पास होता है, इसके पास जैसे एक प्लाज्मिड है तो इसको हम एफ पॉजिटिव बोल देंगे। एफ मतलब फर्टिलिटी फैक्टर। एक वो बैक्टीरिया जिसके पास ये नहीं है तो उसको हम, ये नॉर्मल बैक्टीरिया डीएनए होता है, जिसके पास ये प्लाज्मिड नहीं है तो उसको हम एफ नेगेटिव बोल देंगे। अब ये एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव है,
अब ये क्या करेगा, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा बाय द पिलाई। जो पिलाई हमने पढ़ी थी सेल चैप्टर में, तो उसके द्वारा ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के बाद ये जो इसका डीएनए है इसकी कॉपी बना लेगा, और इसकी कॉपी बनाने के बाद इसके द्वारा इस डीएनए को इसमें एंटर करा देगा, और ये डीएनए धीरे से इसमें आ जाएगा और कॉन्जुगेशन ट्यूब फिर हट जाएगी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में ये नहीं है। इस समय पे ये दोनों में प्लाज्मिड हो गया तो दोनों ही एफ पॉजिटिव की तरह ही बिहेव करेंगे। तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा मेथड है जो कि इसमें पाया जाता है। इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। जब इसके पास सेल वॉल नहीं होती है तो इसके पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। ऑक्सीजन लेस मीडियम में भी ये सरवाइव करता है, मतलब कि हम कह सकते हैं एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव करेगा। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ये कहलाता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ये कहलाता है। सेल चैप्टर जो था उसमें 0.3 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर बताया गया है। इसी का एक मेंबर होता है पीपीएलओ, जिसको प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका जो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर हुआ करता है। अब ये इसकी जो है सेल वॉल तो है नहीं। अब सेल वॉल नहीं है तो ये अलग अलग शेप ले सकता है, इसीलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। साथ में पॉलीमॉर्फिज्म भी ये शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी ये शो करता है। अब क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, कई सारी एंटीबायोटिक सेल वॉल पे एक्ट करती हैं और सेल वॉल को तोड़ देती हैं, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। अब इसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो कई सारी एंटीबायोटिक इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो जनरली एंटीबायोटिक इस पे इफेक्ट नहीं डालती क्योंकि इसकी खुद की सेल वॉल ही नहीं है, और सेल वॉल पे वो एंटीबायोटिक एक्ट करती थी। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा मोनेरा तक ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटिस्टा शुरू करेंगे। थैंक यू।